हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक होने वाला है कॉमन ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 190। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो वर्ड है उसका मतलब आखिर क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब होता है किसी तरह का एम, कोई गोल, किसी तरह का टारगेट, मतलब बेसिकली एक ऐसी चीज जिसे आप पाना चाहते हो। तो कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? जब काफी सारे लोग एक सेम चीज को चाहे, एक सेम एम को चाहे, एक सेम गोल को चाहे, तब हम उसे कहेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट। आइए इसी चीज को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि एक ए नाम का पर्सन है जो कि एक्स को मारना चाहता है। ये उसकी लाइफ का गोल है, उसका ऑब्जेक्ट है जिसे वो पूरा करना चाहता है, उसका टारगेट है बेसिकली। बी नाम का पर्सन भी सेम चीज चाहता है और सी नाम का पर्सन भी ये सेम चीज चाहता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इन तीनों का ही अपना अपना एक ऑब्जेक्ट है। इन तीनों को ही एक्स के मरने में जो एंड रिजल्ट है उसमें इंटरेस्ट है। अब मान लेते हैं कि एक दिन तीनों मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि यार, हम लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट तो सेम ही है। हम तीनों को ही एक्स की मौत में इंटरेस्ट है। हम तीनों का एंड रिजल्ट क्या है, हम तीनों का गोल क्या है कि एक्स कैसे भी करके मर जाए। तो इनको क्या पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन है, हम लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के अंडर में हैं। अब अगर ये लोग एग्री कर लेते हैं टू किल एक्स, कि हम एक्स को मारेंगे, साथ में मिलके मारेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इसे हम कहेंगे कॉमन इंटेंशन। तो यहीं से ही कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस साफ क्लियर हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को चाहे, किसी गोल को चाहे, किसी चीज के एंड रिजल्ट को चाहे, तो वो क्या होगा? वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। और बहुत सारे लोगों का ऐसा सेम ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉमन ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर वो सब लोग एग्री कर लेते हैं किस बात पे? कि हम मिलके उस चीज को अंजाम देंगे, अपने उस ऑब्जेक्ट को पूरा करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को साथ में मिलकर पूरा करने का उनका इंटेंशन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन इंटेंशन। तो इस एग्जांपल से हमें दो बातें पता चलती है कि इन एवरी कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट इज इम्प्लाइड, कि हर कॉमन इंटेंशन में कॉमन ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। ऐसा कैसे? क्योंकि जब कुछ लोगों का किसी चीज को करने का कॉमन इंटेंशन है जिसे वे साथ में मिलके पूरा करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका गोल भी सेम ही होगा, यानी उनका ऑब्जेक्ट भी कॉमन ही होगा। बट इन एवरी कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन इज नॉट इम्प्लाइड। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कॉमन ऑब्जेक्ट में कॉमन इंटेंशन भी हो। कैसे? मान लेते हैं काफी सारे लोग हैं जो कि सेम ऑब्जेक्ट को चाहते हैं, जिनका सेम गोल है, और वो चाहते हैं कि वो चीज पूरी हो जाए, उनका टारगेट पूरा हो जाए। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह से पूरा हो, कैसे भी करके बस उनका टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। तो इनका ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एग्री नहीं किया है, कॉमन इंटेंशन नहीं बनाया है कि हम इस चीज को साथ में मिलकर पूरा करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट तो हो गया लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं हुआ। तो ये था बेसिकली कॉमन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। आइए हम थोड़ा और डीप में जाके इसे और अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए, वेन एवर देर इज सम कॉमन इंटेंशन देर विल ऑलवेज बी सम ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब जब कोई कॉमन इंटेंशन होगा तब हमेशा किसी तरह का ऑब्जेक्ट तो होगा ही। तो ये वही बात है, इन कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट इज इम्प्लाइड। कॉमन इंटेंशन में कॉमन ऑब्जेक्ट तो होता ही है, उसे इम्प्लाइड ही मान लिया जाता है। बट द वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, यानी जो इसका उल्टा है, जरूरी नहीं है वो सही हो। यानी ये जरूरी नहीं है कि हर कॉमन ऑब्जेक्ट में कॉमन इंटेंशन भी शामिल हो। तो इस बात को तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। आइए दूसरी बात को पढ़ते हैं। इन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट बोथ देयर इज अ मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों में ही मीटिंग ऑफ माइंड तो होती है। बट कॉमन ऑब्जेक्ट इज मोर जनरल और लूज काइंड ऑफ एग्रीमेंट, यानी जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो काफी जनरल होता है और काफी लूज टाइप का एग्रीमेंट होता है, वेर इन द पार्टीज हैव एग्रीड टू somehow attain the object। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉमन ऑब्जेक्ट में जितनी भी पार्टीज होती है उन सब को खाली मेन टारगेट में, मेन जो गोल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसे पूरा करने में इंटरेस्ट होता है। अब वो कैसे पूरा होगा या किस पार्टी को किस तरीके से एक्ट करना है कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, ये बहुत हद तक फिक्स नहीं होता है। ये काफी जनरल और लूज टाइप का एग्रीमेंट होता है। उन पार्टीज को बस इतना पता है कि हमें कैसे भी करके समहाउ अपने ऑब्जेक्ट को अटेन करना है। बट it is not necessary that they should have agreed to do
कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई कि कॉमन ऑब्जेक्ट में जो पार्टीज हैं वो सिर्फ अपने मेन ऑब्जेक्ट को अटेन करना चाहती हैं कैसे भी करके, और ये जरूरी नहीं है कि उन सब में एक एग्रीमेंट हो कि हम सारे कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस करेंगे, जैसे ए ये काम करेगा, बी ये काम करेगा, या फिर सी ये काम करेगा, और इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को अटेन कर लेंगे। ऐसा वहां पे फिक्स नहीं होता है, वहां पे सब लोग कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस करेंगे ऐसा कोई एग्रीमेंट हो ये जरूरी नहीं होता है। और हमारी तीसरी बात क्या है, ऑन दी अदर हैंड इन कॉमन इंटेंशन द एग्रीमेंट इज नॉट ओनली अबाउट द ऑब्जेक्ट रादर इट इज ऑल्सो अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्शन। यानी दूसरी तरफ हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसे हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में समझा था, उसमें हमने क्या देखा था कि वहां पे एक एग्रीमेंट होता है जो कि ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करता है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस के बारे में भी बात करता है। यानी कॉमन इंटेंशन में कॉमन ऑब्जेक्ट तो है ही, तभी तो वो एग्रीमेंट बना रहे हैं कि उस चीज को साथ में मिलके करेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट लूज नहीं होता है, जनरल नहीं होता है, बल्कि काफी स्पेसिफिक होता है कि किस आदमी को क्या करना है, और उनके एक्शंस जो है वो काफी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे ए कह रहा है कि मैं अंदर जाके बी को मार दूंगा, और सी तुम बाहर ध्यान रख लेना कि कोई आ तो नहीं रहा। तो इस तरह से यहाँ पे जो एक्शंस हैं वो काफी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। डज वेयर देयर इज मेयर कॉमन ऑब्जेक्ट बट नो कॉमन इंटेंशन इट विल बी विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्शन। यानी जहां सिर्फ कॉमन ऑब्जेक्ट है और कॉमन इंटेंशन नहीं है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस हैं वो नहीं होंगे। तो ये था हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है उसे कॉमन इंटेंशन के साथ पढ़ा जाता है ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ सके। आइए अब हम बेर एक्ट की तरफ चलते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 189। देखिए सेक्शन 189 बात करता है अनलॉफुल असेंबली के बारे में। अब हम इसे सेक्शन 190 से पहले क्यों पढ़ रहे हैं वो भी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। आइए सेक्शन 189 की बेर लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 189 का सब सेक्शन 1 कहता है एन असेंबली ऑफ 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the persons कंपोजिंग दैट असेंबली इज, यानी एक असेंबली जो कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों की है उसे हम अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे अगर उन सभी लोगों का उस असेंबली को कंपोज करने का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे दिए गए क्लॉजेस में फॉल करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली। तो सिर्फ इतना पढ़ने से ही हमें कुछ बातें पता चल जाती है कि एक अनलॉफुल असेंबली में मिनिमम 5 लोग तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम उसे अनलॉफुल असेंबली नहीं कह सकते। 5 या 5 से ज्यादा, और उनका उस असेंबली को कंपोज करने के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर वो कॉमन ऑब्जेक्ट नीचे दिए गए क्लॉजेस में फॉल करता है तो हम उस असेंबली को क्या कह सकते हैं, अनलॉफुल असेंबली। आइए अब नीचे दिए गए क्लॉजेस भी पढ़ लेते हैं। क्लॉज ये बात करता है टू ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और show criminal force the central government or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant। ओवरऑ का क्या मतलब होता है, ओवरऑ का मतलब होता है आतंकित करना। तो क्लॉज ए हमें क्या बता रहा है कि उस अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, आतंकित करना, ओवरऑ करना क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हुए, या फिर उस क्रिमिनल फोर्स को दिखाना किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, या फिर किसी स्टेट की लेजिस्लेचर को, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कि अपनी लॉफुल पावर में किसी चीज को अंजाम दे रहा हो। तो ये तो क्लॉज ए हो गया। क्लॉज बी पढ़ते हैं टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, कि उस अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, रेजिस्ट करना किसी लॉ के द्वारा हो रहे एग्जीक्यूशन को या फिर किसी लीगल प्रोसेस को। ठीक है। क्लॉज सी बात करता है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, किसी तरह की मिसचीफ करना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, या फिर कोई भी और ऑफेंस करना। क्लॉज डी बात करता है बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स को दिखाते हुए, टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उस पर्सन से किसी प्रॉपर्टी को छीन लेना, उसके पोजेशन को ले लेना, और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट ऑफ वे, या फिर किसी व्यक्ति को वंचित कर देना उसके राइट ऑफ वे, यानी आने जाने के रास्ते को एंजॉय करने से उसे वंचित कर देना, और ऑफ द यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ विच ही इज इन पोजेशन और इंजॉयमेंट। इनकॉर्पोरियल का मतलब होता है निराकार, मतलब उसके पास कोई राइट होगा जो कि टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल टाइप का राइट है, उस राइट से उस व्यक्ति को वंचित कर देना या फिर उसे एंजॉय ना करने देना। और टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज राइट, मतलब किसी अधिकार या कथित अधिकार, मतलब सपोज राइट को लागू करना। तो बेसिकली क्लॉज डी में हमने ये जो भी पढ़ा, अगर ये किसी असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ, उसे बनाने का, उसे कंपोज करने का, तो उस असेंबली को हम क्या कहेंगे, अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। क्लॉज ई बात करता है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और
शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, यानी क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या फिर क्रिमिनल फोर्स को दिखाते हुए किसी व्यक्ति को मजबूर कर देना कोई ऐसा काम करने के लिए जिसके लिए वो लीगली बाउंड नहीं है करने को, और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, यानी कोई व्यक्ति जो कि किसी काम को करने के लिए लीगली एंटाइटल्ड है, स्टिल आप उसे वो काम नहीं करने दे रहे हो। तो अगर ये भी किसी असेंबली का अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ तो हम उसे कहेंगे अनलॉफुल असेंबली। जैसे कोई व्यक्ति वोट डालना चाहता है और वो वोट डालने जा रहा है क्योंकि वो वोट डालने के लिए लीगली एंटाइटल्ड है, और कानूनी तौर पे अगर वो मेजर है और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है और वो लीगली अपना वोट देने जा रहा है, बट स्टिल अगर कोई असेंबली मिलकर उसे रोक लेती है और वोट डालने से मना करती है या फिर उसे नहीं डालने देती है, तो वो क्या हो जाएगी? अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है, एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। इसका मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई असेंबली शुरुआत में अनलॉफुल ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि जब वो असेंबल्ड हुई हो तब वो अनलॉफुल ना हो, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में जाके वो एक अनलॉफुल असेंबली बन गई हो। आइए अब सेक्शन 189 का सबसेक्शन 2 पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है, हूएवर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट्स which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of an unlawful assembly, and such member shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or fine or both। तो बेसिकली सेक्शन 2 जो है वो हमें पनिशमेंट बताता है अनलॉफुल असेंबली की। तो ये कहता है कि कोई भी जो अवेयर हो इस फैक्ट से कि जो असेंबली है वो एक नॉर्मल असेंबली नहीं है बल्कि एक अनलॉफुल असेंबली है, और ये जानते हुए वो उसे इंटेंशनली ज्वाइन करता है, उस असेंबली को इंटेंशनली ज्वाइन करता है या फिर उस असेंबली में बरकरार रहता है, कंटिन्यू रहता है उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। और ऐसे मेंबर को पनिश किया जाता है इम्प्रिजनमेंट से, जो कि एक्सटेंड कर सकती है 6 महीने तक, फाइन से या फिर दोनों से। जैसे मान लेते हैं ABCDEF, ये 6 लोग हैं और ये लोग एक असेंबली बनाते हैं, क्योंकि ये 5 से ज्यादा लोग हैं तो इनकी असेंबली तो है ही। अब ये लोग जाते हैं एक्स की जमीन पे, एक्स की लैंड पे, और उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ये लोग उसकी जमीन पे जा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? क्रिमिनल ट्रेसपास करना चाह रहे हैं। तो हम इस असेंबली को क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली। तो बेसिकली सेक्शन 189 हमें क्या बताता है? सेक्शन 189 हमें बताता है कि कब कोई असेंबली एक अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली जब 5 या 5 से ज्यादा लोग एक असेंबली बनाते हैं और उस असेंबली का जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल करता है सेक्शन 189 के किसी भी क्लॉज में, तो हम उसे क्या कहेंगे? अनलॉफुल असेंबली, जिसका एग्जांपल हमने अभी देखा ही था। अब जानने वाली बात यह है कि इवन इफ दिस असेंबली डज नॉट कमिट ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, बीइंग अ मेंबर ऑफ सच असेंबली इज पनिशेबल, यानी ये जो असेंबली है वास्तव में क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं करती है, उन्हें पहले ही रोक लिया जाता है या फिर वो वहां पे जाते ही नहीं है, रास्ते में ही कहीं पे रुक जाते हैं। स्टिल सिर्फ उस असेंबली का मेंबर होना, जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिमिनल ट्रेसपास करना या कोई भी सेक्शन 189 की क्लॉजेस में से कोई भी चीज, स्टिल उस असेंबली के मेंबर को 6 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर फाइन या फिर बोथ। तो बेसिकली अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो और आपका कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 189 की कोई भी क्लॉज में फॉल करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग जाके उस ऑफेंस को कमिट करो तभी आपको सजा मिलेगी। बस उस असेंबली का मेंबर होने पे ही आपको सजा मिल जाएगी, अप टू 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, फाइन या फिर बोथ। अब ये तो बात हो गई कि अनलॉफुल असेंबली कोई ऑब्जेक्ट नहीं करती है तब भी उसके मेंबर को पनिश किया जा सकता है, लेकिन सपोज अगर वो अनलॉफुल असेंबली सच में कोई ऑफेंस कमिट कर देती है, तब उन मेंबर्स की क्या लायबिलिटी होगी उससे जानने के लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 190, जो कि हमें वास्तव में कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल के बारे में बताता है। आइए सेक्शन 190 की बेड लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, जो कि कहती है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट of that assembly, or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। देखिए कितनी कमाल की बात करता है। सेक्शन 190 बताता है कि अगर कोई ऑफेंस जो कि कमिट कर दिया जाता है एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के द्वारा और वो उस पूरे असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत किया जाता है, या फिर उस असेंबली के मेंबर्स जो थे वो इस बात से परिचित थे, इस बात को जानते थे कि उनके कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत इस तरीके का कोई ऑफेंस होने वाला है, तो अगर ऐसा होता है तो एवरी पर्सन हु, हर वो व्यक्ति जो कि एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस, यानी उस ऑफेंस के होते वक्त, इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली, अगर उस असेंबली का मेंबर है, जब ऑफेंस हो रहा है तो उस असेंबली का मेंबर है, इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, वो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी
गिल्टी होगा उस पे भी सेम लाइबिलिटी अराइज होगी जैसा कि उस व्यक्ति पे होगी जिसने ऑफेंस को अंजाम दिया है, जिसने ऑफेंस को कमिट किया है। तो ये है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट का मेन प्रिंसिपल, जो हमें बताता है सेक्शन 190 कि सेक्शन 190 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। और अनलॉफुल असेंबली मतलब क्या होता है, जो कि हम सेक्शन 189 में पढ़ के आए हैं कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है किसी ऑफेंस को कमिट करने का, और वो ऑफेंस कैसा होना चाहिए जो सेक्शन 189 में हम देख के ही आए हैं। दूसरी बात सेक्शन 190 हमें बताता है एन ऑब्जेक्ट इज कमिटेड बाय मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली, यानी उस अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा एक ऑफेंस कमिट हो जाता है। और वो ऑफेंस किस तरह से होता है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, या तो उस पूरी असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत होता है, या फिर जो मेंबर्स थे उस अनलॉफुल असेंबली के वो इस बात को जानते थे, इस बात से परिचित थे कि ऐसा कोई ऑफेंस होने वाला है, ड्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। तब हम क्या कहेंगे कि हर एक मेंबर जो कि उस ऑफेंस के होते वक्त उस असेंबली में मौजूद था वो गिल्टी है, बिल्कुल उतना ही जितना वो मेंबर है जिसने उस ऑफेंस को अंजाम दिया है, उस ऑफेंस को कमिट किया है। ये है हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छी से क्लैरिटी मिल जाए। देखिए, मान लेते हैं कि 5 लोग हैं, ABCDE। ये लोग एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं और इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है कि एक्स की जो जमीन है, जो उसकी लैंड है, उसको जाके कैप्चर कर लेना, उस पर अपना कब्जा कर लेना। अब ये पांचों जाते हैं एक्स की जमीन पे और एक्स के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। और जो इनमें बी था वो एक्स को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है। फिर डी निकल के आता है और डी क्या करता है, एक्स को शूट कर देता है और एक्स वहीं पे ही मर जाता है। और फिर पुलिस आ जाती है और इन पांचों को ही अरेस्ट कर लेती है। अब इन पे चार्जेस क्या बनेंगे, इन पे लाइबिलिटी किस तरह से अराइज हो सकती है, आइए वो देख लेते हैं। देखेंगे चार्जेस कुछ इस तरह से बनेंगे कि पांचों पे ही सेक्शन 189 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक मेंबर ही हो एक अनलॉफुल असेंबली के तो आप चाहे ऑफेंस करो चाहे ना करो, सिर्फ मेंबर होना ही आपको सेक्शन 189 में तो लाइबल करवा देगा। तो सेक्शन 189 की लाइबिलिटी तो इन सब पे अराइज होगी। अब देखना ये है कि आगे क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं। तो जो बी है जिसने ग्रीवियस हर्ट किया था उस पर ग्रीवियस हर्ट का चार्ज भी लग जाएगा, और जो डी है जिसने एक्स को शूट ही कर दिया था, उसका मर्डर कर दिया था, उस पर सेक्शन 103 जो कि हमें बताता है पनिशमेंट ऑफ मर्डर, उसका चार्ज लग जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्योंकि ये पांचों ही अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे और जो जो ऑफेंसेस हुए ग्रीवियस हर्ट और मर्डर वो या तो अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत हुए या फिर इन पांचों को ही इस बात का नॉलेज था कि इस टाइप का कोई ऑफेंस तो हो ही सकता है। तो इन पांचों पे ये सारे चार्जेस लग जाएंगे। यानी बी पे तो ग्रीवियस हर्ट का ओरिजिनल चार्ज लगेगा ही लगेगा, ACDE इन चारों पे भी ग्रीवियस हर्ट लग जाएगा। रीड विद सेक्शन 190, यानी 190 बाकी चारों को भी, यानी बी को छोड़कर ACDE इन चारों को भी सेम तरीके से गिल्टी मानेगा ग्रीवियस हर्ट के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बी है। आइए अब डी पे चलते हैं। क्योंकि डी ने मर्डर किया है तो उस पे ओरिजिनल चार्ज 103 का लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं जिन्होंने मर्डर नहीं किया है, A, B, C और E, इन सब पे भी मर्डर की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। रीड विद सेक्शन 190, यानी इन सबको भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे इन्होंने भी मर्डर किया हो, भले इनका कोई पार्टिसिपेशन भी ना रहा हो, भले ये दूर से खड़े सिर्फ देख रहे हो, स्टिल इन पांचों पे ही इस टाइप के चार्जेस लग जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी था। हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था कि वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन एक असेंशियल एलिमेंट था, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी नहीं है। बस आप एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो, उतना ही काफी है। और जो ऑफेंसेस हो रहे हैं वो या तो अनलॉफुल असेंबली की कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत हो रहे हैं या फिर सारे मेंबर्स को ये नॉलेज है कि इस टाइप का कोई ऑफेंस तो हो ही सकता है। बस इतना ही काफी होगा कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल का अराइज होने के लिए। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 लोग हैं, ABCDEF। ये लोग एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं और इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, एक्स जो है उसकी जमीन को कैप्चर करना, उस पर अपना कब्जा कर लेना, बिल्कुल पिछले वाले एग्जांपल जैसा ही है। अब ये 6 लोग एक्स की जमीन पे जाते हैं और एक्स के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान जो ए है उसको चोट लग जाती है और वो वापस अपने घर पे आ जाता है। उसके घर पे आने के बाद जब बाकी लोगों में और एक्स में लड़ाई हो रही होती है तो जो एफ था उनमें वो एक्स को मार देता है और बाकी सारे अरेस्ट हो जाते हैं। अब बाकी सब पे तो क्या चार्जेस अराइज होंगे, वही जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। लेकिन यहाँ पे जो ए है जो कि एक्स का मर्डर होने से पहले ही अपने घर पे चला गया था, उस पे क्या लाइबिलिटी अराइज होगी, तो बिल्कुल उस पे लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 189 की अराइज होगी, क्योंकि वो उस टाइम पे अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था ही नहीं जब ऑफेंस कमिट हो रहा था, बल्कि उसकी वहां पे फिजिकल प्रेजेंस तो थी नहीं, बल्कि वो तो अपने घर चला गया था। उस पे ज्यादा से ज्यादा लाइबिलिटी अराइज होगी सिर्फ सेक्शन 189 की, क्योंकि वो एक अनलॉफुल असेंबली का मेंबर रहा था शुरुआत में, तो बस उतनी ही लाइबिलिटी उस पे अराइज होगी। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और वापस से 6 लोग हैं, ABCDE और F। ये लोग एक अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं और इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, वापस से एक्स की जमीन को कैप्चर करना,
यानी एक्स की जमीन पे कब्जा कर लेना। अब जब ये लोग ये सब कर रहे होते हैं तो बी कैरिड अ हिडन पिस्टल, बी अपने साथ एक छुपाई हुई बंदूक को लेके जाता है और बी जो है वो एक्स को मार देता है, उसे शूट कर देता है। अब यहाँ पे ओनली बी विल बी लाइबल फॉर मर्डर, सिर्फ जो बी है उसी पे मर्डर की लाइबिलिटी अराइज होगी, एंड रेस्ट मेंबर्स विल नॉट बी लाइबल फॉर मर्डर बिकॉज मेंबर्स डिड नॉट नो अबाउट द हिडन पिस्टल। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात हुई है। देखिए, जब हम सेक्शन 190 को पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो भी ऑफेंस हो रहा है किसी मेंबर के द्वारा, वो या तो उस अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत हो रहा है, उसके कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में हो रहा है, या फिर जो मेंबर्स हैं उस अनलॉफुल असेंबली के वो जानते थे कि ऐसी कोई चीज होने वाली है। तो इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? एक्स की जमीन पे कब्जा करना, एक्स को मारना नहीं है। और ना ही ये लोग इस बात का नॉलेज रखते हैं कि बी एक बंदूक लेके आया है और वो एक्स को मार देगा। तो यहाँ पे जो मर्डर की लाइबिलिटी है वो बाकी लोग A, C, D, E, F इन पे अराइज नहीं होगी, सिर्फ बी पे ही मर्डर की लाइबिलिटी अराइज होगी और बाकियों को सिर्फ सजा होगी सेक्शन 189 में। यानी क्योंकि वो एक अनलॉफुल असेंबली के मेंबर रहे थे तो बस सेक्शन 189 में उनकी उतनी ही लाइबिलिटी अराइज होगी। आइए अब हम एक काफी इंपॉर्टेंट केस लॉ को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है चिक्कारंगा गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1956 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इस केस लॉ में न्यू टू बी लाइकली ये जो टर्म है इसे काफी अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया था। इस केस लॉ में कहा गया था द यूज ऑफ वर्ड्स न्यू टू बी लाइकली मेक्स द स्कोप ऑफ सेक्शन 190 ब्रॉडर। मतलब सेक्शन 190 में ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं न्यू टू बी लाइकली, ये जो स्कोप है सेक्शन 190 का उसे काफी बड़ा बना देते हैं, काफी चौड़ा बना देते हैं। इवन इफ एन ऑफेंस वाज कमिटेड नॉट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, यानी भले ही जो ऑफेंस किया गया है वो सीधे सीधे कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, उसमें फॉल नहीं करता। इफ एन ऑफेंस वाज सच एज अदर मेंबर्स न्यू टू बी लाइकली, लेकिन वो ऑफेंस ऐसा था कि बाकी के मेंबर्स जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है टू बी कमिटेड, देन द अदर मेंबर्स विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंस। तो जैसा मैंने कहा कि अगर बाकी के मेंबर्स को ये नॉलेज था कि इस तरह का कोई ऑफेंस हो सकता है तो बाकी के मेंबर्स को भी लाइबल कर दिया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए। तो बेसिकली अनलॉफुल असेंबली के दौरान अगर कोई मेंबर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है और वो ऑफेंस या तो उस अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत था या फिर बाकी के मेंबर्स जानते थे कि इस तरह का कोई ऑफेंस हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी हो रही होती है तो बाकी के मेंबर्स को भी लाइबल कर दिया जाता है सेम ऑफेंस के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल की वजह से। आइए अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि 5 लोग हैं, A, B, C, D और E। ये लोग एक अनलॉफुल असेंबली बना लेते हैं और इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? एक्स को मारना। अब कोर्ट में ट्रायल के दौरान जो E है वो अक्विट हो जाता है, यानी दोष मुक्त हो जाता है मेरिट्स के ऊपर, और वो प्ली ऑफ एलिबाई ले लेता है। एलिबाई मतलब क्या होता है? जब जो अक्यूज्ड है वो इस चीज का डिफेंस देता है कि मैं तो क्राइम स्पॉट पे मौजूद ही नहीं था, मैं तो उस टाइम पे कहीं और था। तो इस टाइप के क्लेम को हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। और अगर वो इसे प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस भी प्रोड्यूस कर देता है जिससे ये बात साबित हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो उसे अक्विट कर दिया जाता है। तो अब इस केस में ई तो अक्विट हो जाता है, बाकी के जो A, B, C और D हैं, सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें अनलॉफुल असेंबली के लिए लाइबल किया जा सकता है? तो नहीं, इन्हें अनलॉफुल असेंबली के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 लोगों की तो अनलॉफुल असेंबली हो ही नहीं सकती। अनलॉफुल असेंबली के लिए हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे ना तो सेक्शन 189 अप्लाई होगा ना ही सेक्शन 190 अप्लाई होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी बात से लोगों को छोड़ दिया जाए, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा जाएगा। और अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन था तो इन लोगों पे हम कॉमन इंटेंशन का रूल अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है और ये तो 4 है। तो अगर इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था तो कॉमन इंटेंशन का रूल इन पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोग कॉमन ऑब्जेक्ट के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब आइए हम एक बार फिर से कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। देखिए, कॉमन इंटेंशन में 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है और कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। कॉमन इंटेंशन बताया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में और कॉमन ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल बताया गया है सेक्शन 190 में। और देखिए, कॉमन इंटेंशन में स्पेसिफिक एग्रीमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस का कि A ये करेगा, B ये करेगा और C ये करेगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि कॉमन ऑब्जेक्ट में काफी लूज और जनरल टाइप का एग्रीमेंट होता है, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस नहीं होते हैं। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमन ऑब्जेक्ट में स्पॉट प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। आपको वो एग्जांपल याद आ रहा होगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जिसमें A को चोट लग जाती है और वो अपने घर पे चला जाता है। उसके बाद में F जो है वो X को जाके मार देता है और जब बाकी सारे अरेस्ट हो जाते हैं तो
ए पे मर्डर की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है, उस पर तो सिर्फ सेक्शन 189 की लाइबिलिटी अराइज होती है, क्योंकि जब क्राइम हो रहा था यानी जब एफ एक्स को मार रहा था तो ए तो वहां पे मौजूद ही नहीं था, वो तो उस टाइम पे उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर ही नहीं था, तो उस पर तो सिर्फ सेक्शन 189 की लाइबिलिटी अराइज होगी, क्योंकि शुरुआत में तो वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था ही, बाद में वो घर चला गया था जब एफ ने एक्स को मारा था। तो क्योंकि ए की फिजिकल प्रेजेंस वहां पे नहीं थी जब एफ एक्स को मार रहा था, यानी उस टाइम पे वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर नहीं था, तो उस पे मर्डर की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो इस बात से हमने क्या जाना कि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। फिफ्थ पॉइंट है, कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है, काफी जरूरी होता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं होता है, बस इतना ही काफी है कि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन इंटेंशन एक रूल ऑफ एविडेंस होता है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में कुछ नहीं होता, उसे किसी ऑफेंस के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कॉमन ऑब्जेक्ट में कि भले ही आपने कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन स्टिल अगर आपने सिर्फ एक अनलॉफुल असेंबली फॉर्म कर ली है जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट कोई क्राइम करना है जो कि सेक्शन 189 के क्लॉजेस में फॉल करता है, तो बस इतना ही काफी होगा सेक्शन 189 में लाइबल होने के लिए, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट एक सब्सटेंटिव ऑफेंस भी है सेक्शन 189 में। और सेवंथ पॉइंट क्या है कि कॉमन इंटेंशन में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर काफी ज्यादा होता है, इसीलिए कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि काफी सारे पिछले लेक्चर्स में भी आपने ऐसा देखा था कि इंटेंशन मेंस रिया की सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है और उसे प्रूव करना सबसे मुश्किल होता है, और क्योंकि कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं तो इन सब को प्रूव करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ काफी ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे काफी कम होता है, काफी लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को इंटेंशन प्रूव नहीं करना, उन्हें या तो कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर नॉलेज, इन दोनों में से किसी एक को प्रूव करना है। और इसी के साथ आप कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के पूरे डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।